इंश्योरेंस का सबसे पहले थियरी कि इंश्योरेंस का मतलब क्या है, वो बैंक और म्यूचुअल फंड और ऐसे दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से अलग कैसे है, इकोनॉमी में इंश्योरेंस का क्या महत्व है, इसके प्रिंसिपल अलग अलग और दो टाइप रहते हैं, लाइफ एंड नॉन लाइफ, तो उसकी कुछ थियरी के बारे में हम बात करेंगे। अगेन अपना लेक्चर डिस्क्लेमर, जब भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ऐसी कोई बात आती है तो हो सकता है विकिपीडिया, रमेश सिंह, दत्त सुंदरम, हर एक जगह पे अलग अलग आपको आंकड़े मिलेंगे। पर्टिकुलरली ये जो नेशनलाइजेशन हुआ या उसके पहले की ये हिस्ट्री में ये पहली फर्स्ट कंपनी थी, इसका 100% लाइक दैट। तो मैं केवल एक ही बुक रिफर करता हूँ यहाँ पर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय प्रोफेसर भारती वी पाठक ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। तो जो भी सच्चा झूठा पढ़ा है बस एक ही चीज से, और ये भी आपने ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी अपने काम की चीज है मैंने इनकॉर्पोरेट कर ली। ठीक है, शुरू करते हैं। इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्याख्यायित कीजिए। इंश्योरेंस इज वन टाइप ऑफ सोशल डिवाइस या फिर वन टाइप ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज। यहां पर दो पार्टी रहती है, एक पार्टी जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट या फिर इंश्योर्ड या फिर अश्योर्ड, और सामने एक पार्टी रहती है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर या फिर अश्योरर या फिर इवन अंडर राइटर भी बोल सकते हैं। फंडा क्या है, ये क्लाइंट इसको कुछ पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, और सामने ये कंपनी उसे कोई पॉलिसी देती है। पॉलिसी जिसके दो प्रकार हो सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है या फिर नॉन लाइफ, जिसको कि जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। और ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपके प्रीमियम का पैसा कहीं पर निवेश करती है, और जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो आपको बड़ी रकम देगी। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि भाई मैच्योरिटी के वक्त आपको ये प्रीमियम और उसके ऊपर कुछ ब्याज के साथ भी रकम वापस मिलेगी। तो दिस इज द बेसिक ऑफ इंश्योरेंस। अब सवाल कि इंश्योरेंस बैंक और म्यूचुअल फंड और ये पेंशन वालों इन सब से अलग कैसे है। फर्स्ट थिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी इज वन टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड थिंग, इंश्योरेंस कंपनी इज अ लायबिलिटी ड्रिवन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ऐसा क्यों, क्योंकि भारती मैडम ने बोला है। आप अगर विजुअलाइज करो तो हाँ सोच सकते हैं, व्हाई इज इट अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि कंपनी ने आपको पैसा वापस करना है और ढेर सारा करना है, कितना करना है वो पहले से तय है, राइट। वो बैंक में भी ऐसा, बट अगर आपने वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में डाला होता और वो इक्विटीज में गया होता, देन यू कुड नॉट से दैट। तो उस हिसाब से एक प्रकार का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड थिंग, लायबिलिटी ड्रिवन है, वो भी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। आगे बात, अगर आपने बैंक चलानी है तो कुछ बैकअप इमरजेंसी के नाम पे आरबीआई ने बोला उस प्रकार से सीआरआर एसएलआर में पैसा रखना पड़ेगा। सेम वे इंश्योरेंस कंपनी चलानी है तो रिस्क कैपिटल, सॉल्वेंसी मार्जिन, उस प्रकार के नॉर्म्स कुछ आपने फॉलो करने पड़ेंगे। बट जितना कड़क वो बैंक में रहता है उससे ज्यादा वो इंश्योरेंस में रहता है। यहाँ पर नॉर्म्स ज्यादा टाइट रहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो इतना डालना ही है, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डालना ही है, ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में ये सो लाइक दैट, ये ज्यादा टाइट है कंपेयर टू बैंक्स। आगे, अगर कोई बैंक या म्यूचुअल फंड चला रहा है तो उसके लिए अपना कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, उसे कितना उसमें कमाई मिलेगी, कितना आइडियल कमीशन रेट होना चाहिए, वो आसानी से तय कर सकता है। बट फॉर इंश्योरेंस कंपनी इट इज रादर डिफिकल्ट, क्योंकि ये पूरा रिस्क का बिजनेस है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से चलता है, डेमोग्राफिक ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और उसके अनुसार उसने प्रीमियम तय किया हो, वो सारा डाला हो शेयर मार्केट में, हो सकता है वहां अप डाउन हो जाए। सो रादर मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू दिस बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। आगे, बैंक तो आपने खोल दी तो तय ही है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई कहीं भी ब्रांच खोल दो, ग्राहक आपको मिल जाएंगे। बट फॉर इंश्योरेंस ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस इज सोल्ड बट नेवर बॉट। सामने से कोई आके वो खरीदने आया ऐसा होता नहीं, एक्सेप्ट फॉर द थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। सो उसके चलते इंश्योरेंस के जो भी ब्रोकर एजेंट है उसकी मार्केटिंग स्किल, उसका बिजनेस नेटवर्क, क्लाइंट नेटवर्क, वो बैंकर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर ऐसे लोगों से ज्यादा बढ़िया, ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा मजूरी वाला होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस की थियरी में एक तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है वो देख लिया, बैंक, म्यूचुअल फंड और ऐसे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से ये अलग कैसे है वो समझ लिया। आगे, इकोनॉमी में इंश्योरेंस का क्या महत्व है। सबसे पहले जो सोशल सिक्योरिटी का महत्व था वही इंश्योरेंस का महत्व है कि वो आपको डेथ, डिसेबिलिटी, डैमेज ऐसी चीजों से आपके हाउस होल्ड फैमिली को बचाता है। सो इफ दैट इज नॉट प्रेजेंट देयर विल बी लैक ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, चाइल्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारी समस्याएं हो सकती है। सेकंड थिंग, यदि एज सच वेलफेयर स्टेट की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी नागरिकों का ख्याल रखे, तो इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार ने ही कोई राजीव गांधी या दीनदयाल के नाम पे स्कीम चलानी होगी और खुद के पैसे से सबको कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी दवाई करो
कि जनता खुद ही अपने पैसों से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी खरीदना शुरू करे, लाइक, तो ऐसा करने पर सरकार की ये सोशल सिक्योरिटी का बर्डन कम होता जाएगा और फिजिकल डेफिसिट भी उस हिसाब से कम होती जाएगी। फिजिकल डेफिसिट कम होने पर क्या फायदे हो सकते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और जनता का इस प्रकार से जो भी पैसा मोबिलाइज होगा वो भी आप विजुलाइज कर सकते हो कि अंडर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो किसी कंपनी को जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को जाएगा और विकास होता रहेगा। तो ये आप देखो, अटल पेंशन या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति या सुरक्षा बीमा, उस सब में फंडा क्या है, जनता ने अपनी जेब से पैसा निकाल के सब्सक्राइब करना है। सो इन अ वे इट विल हेल्प रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट, और जो भी सेविंग मोबिलाइज हुआ यू कुड एक्सपेक्ट कि वो इकोनॉमी को बढ़ोतरी करने में मदद करे। आगे ये तो बात हुई कि इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली हाउसहोल्ड के ऊपर ये कैसे महत्वपूर्ण है। सेकंड थिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस, फायर, मरीन, हल, कार्गो इंश्योरेंस, अगर ये सारी चीजों पे इंश्योरेंस ना हो तो कभी कोई भी एंटरप्रेन्योर वो बोल्ड रिस्की डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। सेकंड थिंग, जैसे ही ये जनता का पैसा प्रीमियम के रूप में मोबिलाइज हुआ और कहीं पे निवेश हो रहा है, तो लाइक दैट इंश्योरेंस कंपनी एक प्रकार की फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है और पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से, और एक और चीज, जैसे बैंकों में रहता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नाम पे कुछ पैसा वो किसानों को, एमएसएमई इंडस्ट्री को देना है, राइट। सेम वे यहाँ पर भी उनपे कुछ नियम रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे कि कुछ पैसा सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपलसरीली उनको इन्वेस्ट करना ही होगा। तो उस हिसाब से इकोनॉमी को और ये इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद करेगा। वो सारे पॉइंट आप सोच सकते हो। सो इंश्योरेंस थियरी का ये थर्ड पिलर भी खत्म अपना कि ये इकोनॉमी में कैसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के क्या सिद्धांत है। एच सच इंश्योरेंस एडीओ और वो एओ इस प्रकार की परीक्षाओं में या उसके इंटरव्यू में, यूपीएससी में ये काम का नहीं, डायरेक्टली एमसीक्यू में तो काम का नहीं है, लेकिन अपनी मुख्य परीक्षा और उसका जनरल स्टडीज पेपर 4 और वहां पर एथिक्स, तो इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडीज से बना सकते हैं। देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड यूबरिमा फाइट्स, मतलब क्लाइंट ने गुड फेथ में सभी इंफॉर्मेशन कंपनी को डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मेरी ये हेल्थ है या ये हिस्ट्री रही है, मरीन इंश्योरेंस तो ये अपना शिपिंग है, ये इसका इंजन, इस प्रकार से जो भी। सो गुड फेथ, हाइड नथिंग, पहला सिद्धांत। दूसरा, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब एक उदाहरण से, मान लो मेरे घर का मैंने फायर इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए का, तो वो घर अगर जल गया तो कितना मिलना चाहिए मुझे, 10 लाख रुपए। फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि उसके अंदर एक लक्ष्मीकांत की 300 रुपए की किताब भी थी और वो पढ़ के मैं आईएएस बन जाता तो मुझे इतना पगार और इतना पेंशन, सो कंपनी सपोज टू पे मी दिस मच करोड़ रुपीज, ऐसा नहीं बोल सकते। सो इंडेमनिटी मतलब ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रियल लॉस, नॉट इमेजिनरी। खैर ये तो मजा देने के लिए बराबर है, बट इससे आप कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी बना सकते हैं जहां पर कि इमेजिनरी लॉस ऐसा लगे कि आपको भावुक हो जाए आपकी, ये तो गरीब आदमी और ये इसका चल गया तो इमेजिनरी में इतना तो उसे मिलना चाहिए। बट इन दैट केस स्टडी वो आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार से नहीं चलते भाई, क्योंकि अगर उस प्रकार से भावुक हो कि एक पे आपने कुछ किया तो दूसरे लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे, एंड आपका जो बैकएंड में प्रोजेक्शन रहेगा स्टैटिस्टिकल थियरी के हिसाब से कि इतना प्रीमियम है, इतना इन्वेस्ट हुआ और इतना रिटर्न मिलना चाहिए, लाइक दैट, वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। सो इमोशनल होके काम नहीं हो सकता। इंडेमनिटी का क्या है, रियल लॉस हो उतना ही पैसा देना है, इमेजिनरी पर नहीं। सेम वे सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब मेरी कोई चीज चली गई या डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पे कर दिया, यदि उसी डैमेज पे कोई थर्ड पार्टी को मुझे पे की भी लायबिलिटी बनती है कि वो मुझे पे करे, तो वो लायबिलिटी अब इंश्योरेंस कंपनी उसके जाके रिकवर कर सकती है। सो इंश्योरेंस कंपनी कैन रिकवर फ्रॉम द नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी। कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मतलब जो भी लॉस हुआ उसके साथ डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। वापस आते हैं, ये अपना लक्ष्मीकांत और फायर में जल गई। मान लो घर में आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, बट सपोज किसी और कारण से एक्सप्लोजन हो जाए, राइट, बट आग लगे ही नहीं, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी। एंड लास्ट विल बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इसलिए, मान लो मैं किसी घटना पे इंश्योरेंस लेता हूं तो वो तभी हो सकता है इफ वो घटना अगर ना हो तो मेरी स्थिति जो की तो रहे, और अगर वो घटना हो तो मेरी स्थिति खराब होनी चाहिए। समझते हैं ये क्या? यदि मैं अपनी मम्मी के हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं तो वो, हाँ, ये बराबर है। मैं आडवाणी की या अटल बिहारी वाजपेयी या केशुभाई पटेल के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता। अगर मैं ऐसा करूं देन इट विल नॉट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वो एक प्रकार का बेटिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन ही हो जाएगा। हाउ? इस प्रकार से आप समझो
यदि मैंने मम्मी पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उनकी हेल्थ नहीं बिगड़ती तो मेरी स्थिति समान ही रहेगी। समान कैसे? हाँ, नियमित रूप से मुझे खाना मिल जाता है, वो सारी चीजें। अगर उनकी हेल्थ बिगड़ी तो मेरी परिस्थिति खराब होगी, वो खाने की तकलीफ और वो सारी बात। सो लाइक दैट इंश्योरेंसबल इंटरेस्ट का फंडा ये है, बैटिंग गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। खैर, एमसीक्यू में ये सारी चीजें नहीं, बट ये सबको जमा करके कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाई जा सकती है। तो हम लोग थियरी की चर्चा कर रहे थे, थोड़े प्रिंसिपल देख लिया, अब टाइप पे आते हैं। इंश्योरेंस के 2 टाइप रहते हैं, आपको पता होगा। लाइफ इंश्योरेंस रहता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और क्योंकि आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो सामने आप प्रीमियम में पैसा डालते हैं, तो जितना भी पैसा इस प्रकार से प्रीमियम में जाता होगा, मैक्सिमम कहां पे जाता है? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाता है 80%, और 20% जाता है नॉन लाइफ में। और ये नॉन लाइफ के अंदर वैसे खास इंश्योरेंस एक तो ऐसे ही कम पैसा जाता है, और वहां पर मैक्सिमम कहां पे जाता है? थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, क्योंकि कानूनन वो सबको लेना पड़ता है। खैर, सबसे पहले आते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस में जो भी पैसा डाला तो हाँ, इनकम टैक्स एटीसी में बेनिफिट मिलता है, वो सारी चीज। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप समझ लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ प्रकार। एक होता है इंडाउमेंट। इंडाउमेंट का मतलब आपने प्रीमियम में जो भी पैसा डाला, मरने पर भी वापस मिलेगा और मैच्योरिटी के वक्त भी वापस मिलेगा। दूसरा रहता है होल लाइफ। होल लाइफ का फंडा ये, मरने पर पैसा मिलेगा, हाँ, मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। वो इस प्रकार का ही है, बट फॉर अ लिमिटेड टर्म, कि 1 साल के लिए, विद इन 1 ईयर इफ यू डाई तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं मरे तो पैसा नहीं मिलेगा। बट टर्म इंश्योरेंस का फायदा ये रहता है कि उसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, थोड़े 1000 रुपए और बहुत बड़े लाख का आपका लाइफ इंश्योरेंस हो जाए। देन वन इज कॉल्ड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका फंडा भी म्यूचुअल फंड के टाइप ही है। आपने जो प्रीमियम दिया वो एक खोखे में डाल के उस हिसाब से शेयर्स, डिबेंचर, ऐसी चीजें खरीदी जाएंगी, और वो उसका बन गया पोर्टफोलियो, और आप एक प्रकार से बन गए यूनिट होल्डर। तो अब ये पोर्टफोलियो में जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड के नाम पे पैसा आएगा, वो आपको यूनिट लिंक के हिसाब से आपको पैसा मिलता जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर यूलिप्स। यूलिप के भी फिर सब टाइप आप बोल सकते हैं, कि वो सारा पैसा यदि डेब्ट फंड में जाए तो डेब्ट फंड होगा, बैलेंस फंड, इक्विटीज, ठीक है। अब तो ये हाँ कुछ महत्व के प्रकार लाइफ इंश्योरेंस के। अब इनकी समस्याएं क्या हैं? टॉप प्लेयर की बात करें, एलआईसी, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ, ये सब लोग हैं, पर ठीक ठाक चल रहा है। हमने ये लास्ट टाइप अभी देखा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। फंडा ये था, आप पैसा डालो और उसका शेयर बॉन्ड कुछ खरीद के चल रहा है कि। लेकिन सब प्राइम क्राइसिस के बाद शेयर बाजार में मंदी आ गई, उसके चलते ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो पहले बहुत चल रही थी, उसमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, और वो धीरे धीरे जनता का उससे विश्वास हटने लगा। सब प्राइम क्राइसिस के बाद के वर्षों में महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, तो उस हिसाब से अगर आप गिनती मारो कि नॉमिनल इंटरेस्ट जो कि आपको कंपनी ने बोला है और सामने माइनस महंगाई करो, तो आपको मिलेगा रियल इंटरेस्ट रेट। और यदि वो नेगेटिव फिगर मिले, दैट मीन्स आपका परचेजिंग पावर कम होगा। सो क्योंकि महंगाई बढ़ती रही तो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट और जनता का इस प्रकार की स्कीम से धीरे धीरे मोह कम होने लगा, और वो वापस गोल्ड, रियल एस्टेट और दूसरी चीजों में जाने लगे। एंड पर्टिकुलरली आजकल ये ट्रेंड भी चला है कि जनता इंश्योरेंस से ज्यादा पेंशन में पैसा डाल रही है, ये सोच के कि मरने के बाद क्या, अभी पेंशन में हो तो जब जीवित है तो थोड़ा मजा मिल जाए। खैर, ये धीरे धीरे सभी पॉइंट आप जोड़ते रहो, तकलीफ क्या होगी? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विल इंक्रीज, अगर मनी फ्लो नीचे से बराबर नहीं आ रहा। और फिर भी अगर कंपनी ने एक्सपांड करना है, देन दे रिक्वायर मोर एडिशनल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कहां से लाओगे? बैंक वाले तो दे ही नहीं रहे बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट और वो सारी चीजें। सो नई दवा ये कर सकते हो कि एफडीआई में आप अनुमति दे दो। पहले जो 26% था उसका बढ़ा के कर दो 49%। तो वो ये एक मुद्दा चला इस प्रवास से कि हाँ ये कुछ करना है। आगे भी डिटेल में देखेंगे वो क्या फीचर और कुछ समस्याएं। एज सच ये इंश्योरेंस बेचने वाले एजेंट का पूरा मार्केटिंग स्किल में ही थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। वो हमेशा क्लाइंट को बाटली में इस प्रकार से उतारने की कोशिश करते हैं कि आप निवेश करोगे तो आपको इतना टैक्स बेनिफिट मिलेगा या आपको इतना रिटर्न मिलेगा। बाय डिफॉल्ट मार्केटिंग क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस करने से आपकी और आपकी फैमिली को क्या फायदा होने वाला है, बेनिफिट और अवेयरनेस बताना चाहिए। वो नहीं ये केवल कि टैक्स बेनिफिट इतना, रेट ऑफ रिटर्न इतना। अगर इस प्रकार से मार्केटिंग होगी तो दो तकलीफ। फर्स्ट थिंग, अगर आप रेट ऑफ रिटर्न की गीत बजाते रहोगे तो पेंशन और ये गोल्ड, रियल एस्टेट वहां पर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है तो किसे आप बाटली में उतारोगे? सेम वे टैक्स बेनिफिट वहां पैरेलल चला है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप टैक्स बेनिफिट की ही केवल मार्केटिंग करोगे तो ग्रामीण इलाकों में पेनिट्रेशन हो नहीं पाएगा। वाई? वो तो जनता वैसे ही इनकम टैक्स की ब्रैकेट में आती ही नहीं, तो बाटली में कैसे उतारोगे? सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। खैर,
तो अब बाटली में उतारने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने ये पावर पॉइंट बनाया यहाँ। जब जब आपको ऑरेंज कलर में कुछ दिखे तो वो समझना ऑरेंज मतलब न्यू अमेंडमेंट। न्यू अमेंडमेंट में ये बोला गया यदि किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो उसे गिरवे रख के वो लोन ले सकता है। ऐसा लोन लेने के लिए आप कोलेटरल में क्या यूज कर सकते हैं, बैकएंड में अपनी फिक्स डिपॉजिट वाली पॉलिसी या फिर मकान, ऐसा कुछ चीज। तो एडिशनली यदि आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इस प्रकार से कोलेटरल में रख के लोन में पैसा ले सकते हो, अनलेस की इंश्योरेंस कंपनी मना कर दे। तो अब आप सोचो इसका फायदा क्या हुआ। अब वो किसान या ऐसे छोटे कुटुंब है जो कि इनकम टैक्स लायबिलिटी मतलब वो ब्रैकेट में नहीं आते हैं, उनको आप मार्केटिंग में बाटली में अब उतार सकते हो कि इसका एक फायदा ये हुआ, एक तो फैमिली प्रोटेक्ट हो गई, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, एंड थर्ड थिंग यू कैन यूज इट फॉर एज अ कोलेटरल, वो कोई भी आपको दूसरी लोन वगैरह लेना हो। सो ये एक नई चीज की गई अमेंडमेंट में। ठीक है, तो हमारी गाड़ी कहां पर है अभी, इंश्योरेंस, उसके दो प्रकार लाइफ में बात कर ली। लाइफ इंश्योरेंस में उसके कुछ महत्व के वो प्रकार, एंडाउनमेंट, यूलिप वगैरह कुछ क्या समस्या थी वो देखा। अब आते हैं नॉन लाइफ पे। नॉन लाइफ पे कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रकार। एक तो रहता है नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके 2 प्रमुख प्रकार है। एक तो होता है कैशलेस, मतलब आपने वो मेडिक्लेम पॉलिसी वो ले लिया है, आप हॉस्पिटल में जाओ, एक भी पैसा नहीं देना होगा और आपका ट्रीटमेंट हो गया। दूसरी रहती है रीइंबर्समेंट, मतलब आप हॉस्पिटल में जाओ, खर्चा करो, आप पैसा दो और फिर वो बिल आप कंपनी को दिखाओ और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा रीइंबर्स करे। सेकंड इज फायर इंश्योरेंस, वो हाउस के लिए, इंडस्ट्रियल एसेट के लिए। बट एज सच आप सोच सकते हो हाउस के लिए कम रहता है, इंडस्ट्रियल एसेट वाले ज्यादा कराते हैं। थर्ड इज मोटर इंश्योरेंस, और सबसे ज्यादा बिजनेस यहीं से आता है। मोटर इंश्योरेंस में 2 टाइप प्रमुख हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस, वहां पर गाड़ी चलाने वाला मालिक और दूसरे लोग जो कि एक्सीडेंट में हताहत या घायल हो जाए उन सबको कवर करता है, वो है कॉम्प्रिहेंसिव। और दूसरा टाइप रहता है उसे बोलते हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, किसी को घायल कर दिया, दूसरे की गाड़ी ठोक दी, तो वो जो थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जो आपको इंश्योरेंस करके रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस। और मोटर व्हीकल एक्ट में ये कंपलसरी है, दैट्स व्हाई मैंने आगे भी बोला कि सबसे ज्यादा प्रीमियम कहां पे आता होगा, इधर आता है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस में। अब यहां पर नया क्या लेके आए, ऑरेंज कलर मतलब अमेंडमेंट। एज सच जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपने खोली तो आपकी मन मर्जी से आप चला सकते हो कि मैं तो केवल हेल्थ पे फोकस करना है या फायर पे, बट अमेंडमेंट ये बोलता है कि हर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर देम टू रन दिस थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस स्कीम। क्यों, ताकि चल के सबको केटर किया जा सके, कवर किया जा सके। और यदि सब पे कंपलसरी तो क्लाइंट पे तो है ही, ऊपर कंपनी वालों पे लगाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे चल के कंपटीशन बढ़े और थोड़ा प्रीमियम रेट कम हो जाए, बेटर सर्विसेज एंड लाइक दैट। आगे 2 प्रकार जनरल इंश्योरेंस के, मरीन के तो कार्गो, हल, वेसल वो सारे। रूरल में कौन से होंगे, क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। अब इनकी क्या समस्याएं हैं, जनरल इंश्योरेंस के कुछ प्रकार देखेंगे और वो क्या तकलीफ फेस करें। हाउस तो उसके ऊपर आप चोरी का या फायर का डैमेज का इंश्योरेंस करा सकते हो, बट ये जनता कराती नहीं। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कराओगे तो आपने अमाउंट बोलनी पड़ेगी कि आपका ये मकान की कितनी कीमत है, उसके अंदर कितना कीमती माल रखा है। यदि आपने ये बता दिया फाइल पे तो फिर हो सकता है इनकम टैक्स वाले आके रेड कर सके। वो याद करो, पर्टिकुलरली हाउस का वैल्यूएशन में क्या होता है, पेपर पे कुछ बताया होता है और ब्लैक में अलग से पैसा दे के कुल खरीदा। एंड सेकंड थिंग, आईटी वाले तो रेड मार ही दे, ऐसा भी हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी के कुछ डेटा लीक कर दे और गुंडे लोग फिर आपको वसूली के लिए फोन करें। सेकंड इज मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में क्या तकलीफ, केवल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, क्योंकि कानूनन वो जरूरी है इसलिए करते हैं। अदरवाइज क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव वाला लेना चाहिए ताकि दोनों को इंश्योर किया है, बट वो जनता लेती नहीं, ये सोच के कि प्रीमियम ज्यादा देना है। मॉरल हैजार्ड, मॉरल हैजार्ड ऐसे कि मान लो कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस ले लिया तो फिर वो बंदा केयरलेस हो जाता है, गाड़ी लॉक किए बिना चला गया, लाइक दैट इज वन एग्जांपल कि मॉरल हैजार्ड मतलब एक बार इंश्योरेंस ले लिया तो वो व्यक्ति फिर जरूरी प्रिकॉशन लेता ही नहीं, और उसके चलते जो भी हताहत हो जाए, नुकसान हो जाए, जनरल इंडस्ट्री पे वो उतना बोझ बढ़ता रहता है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको भी बिजनेस के लिए जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, दे रिक्वायर सम टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। लेकिन इनके प्रीमियम इतने ज्यादा रहते हैं ऐसी प्रोडक्ट पे कि वैल्यू फॉर मनी वो दिखता नहीं। और दूसरा, टेलर मेड प्रोडक्ट, छोटी कंपनी है तो उसके लिए कोई छोटा प्रोडक्ट, उस पर छोटा प्रीमियम हो, लाइक दैट टेलर मेड प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल। लास्टली एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन मतलब
पर्टिकुलरली प्राइवेट कंपनियों को ऊपर से वो बॉस टारगेट दे दे कि इतनी तो मेडिक्लेम पॉलिसी बेचनी ही है, और नीचे वो एजेंट लोग फिर इवन रिस्की पर्सन जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो, ओबेस हो, डायबिटिक हो, उनके भी जैसा तैसा करके गेम में डाल दिया और फिर उसका लाइक दैट। सो इंश्योरेंस कंपनी ये सारी समस्याएं फेस कर रही हैं। और दवाई के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ एफडीआई लाओ, कुछ और अवेयरनेस करो और वो सारी चीजें। हेल्थ इंश्योरेंस पे मेन फोकस। अब ये एक प्रकार का जनरल इंश्योरेंस है। एज सच इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड, बट हेल्थ इंश्योरेंस का क्या फंडा, मेडिकल इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना है। तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इट इज हाईली अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड इस हिसाब से जितने बीमार लोग हैं उसके सामने डॉक्टर और हॉस्पिटल कम है। सो बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच, कभी कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट रेट ये फंडा अमेरिका जितना यहाँ पर नहीं है कि हाथ सर्जरी तो वो इतने लाख में ही होगी, दांत निकलना है तो इतना ही खर्चा। स्टैंडर्ड रेट्स आर डिफिकल्ट, और उसके चलते हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, कितना रिइंबर्समेंट करना है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तकलीफें और भी, वृद्ध लोगों को कवर करना हो तो वो ज्यादा है प्रीमियम मांगते हैं। और एज सच यहाँ पर रहते हैं टीपीए, दैट इज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये कुछ ऐसी बिचौलिया कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल और क्लाइंट के बीच लिंकअप का काम करती है, ताकि जब भी आप हॉस्पिटल में जाए तो आपका वो खर्चा वो पूरा रिकवर होना है वो सारी। बट इनकी तकलीफ ये है कि ये लोग सब स्टैंडर्ड सर्विसेज दे रहे हैं, उसके चलते खर्चा आपका हो गया, वापस मिल नहीं रहा है, तो कभी रिपीट कस्टमर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कम हो रहा है। एक बार हेल्थ क्लेम, मेडिक्लेम लगा लिया, जब नहीं मिलेगा वो वापस रिन्यू नहीं कराएगा। तो ये कुछ ना कुछ तकलीफें होती रहती है। और एंड में ये क्या जस्टिफाई करता है कि यदि एफडीआई बढ़ा दिया हो तो प्राइवेट कंपनी वो बाहर से आए, उसका निवेश हो, कुछ और प्रोफेशनलिज्म आए और ये कुछ ना कुछ सर्विसेज बढ़ोतरी होती रहे और पेनिट्रेशन वगैरह बढ़ता रहे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कोई और अलग अलग रिस्क, पोर्टफोलियो मार्केटिंग का और ऑपरेशनल, ऐसा जो इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए काम का है, अपने के लिए नहीं, घर पे पढ़ लेना। अन्य तकलीफें, क्योंकि ये सारी तकलीफ चल रही है तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बन गई है। ढेर सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में चाहिए, कमीशन में देना है, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, सैलरी, डेटाबेस, सारी चीजें। और इसके सामने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वालों को बढ़िया मुनाफा हो नहीं रहा है। कमीशन रेट और मार्केटिंग के चलते ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ग्रामीण लोग तो वैसे भी, क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं, तो टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी खरीदते नहीं, और दूसरी भी एज सच उनको अवेयरनेस नहीं रहती है। एंड रिजल्ट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी ये कम है। ये दोनों की फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए रटनी है। रटने में तकलीफ ये है, वेबसाइट और किताब वाले अलग अलग फॉर्मूला देते हैं, हम कौन सी यूज करेंगे? IRD अपने एनुअल रिपोर्ट में जो फॉर्मूला दे वो हम यूज करेंगे। एक तो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इसका क्या फॉर्मूला है? पूरे देश की पूरी जनता ने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया, अंशમાં મૂકો અને છેદમાં શું મૂકવાનું, टोटल GDP एब्सोल्यूट अपना प्रोडक्शन कितना है। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आंकड़ा मिला वो परसेंटेज में आप निकालो, देन यू गॉट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। सामने इंश्योरेंस डेंसिटी, क्या डेंसिटी कहां पे होती है? एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी कुछ ऐसा ही फंडा है। टोटल प्रीमियम पूरे देश की पूरी जनता ने कितना दिया, डिवाइड बाय पूरे देश की टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, पर कैपिटा प्रीमियम। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको मिला और ये पर कैपिटा टाइप का कुछ मिला। दिस इज पेनिट्रेशन, दिस इज डेंसिटी। आंकड़े या ग्राफ अगर बताए, पीछे बैठे मित्रों को ये आंकड़े मतलब कौन सा देश है वो दिखेगा नहीं, बट कॉमन सेंस से इतना तो पता चल ही जाएगा कि भारत देश अपना ऊपर वहां होगा, पेनिट्रेशन जिसका कम, और नीचे बढ़िया वाले होंगे। राइट, सेम वे इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करोगे तो भारत देश ऊपर और दूसरे नीचे। सो तकलीफ क्या रही, अब तक हमने जो जो समस्याओं की चर्चा की उसके चलते भारत में ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कम है और इंश्योरेंस डेंसिटी भी कम है, वही आंकड़ों के जरिए, बट आंकड़े अपने के लिए काम के नहीं। सो दिस वर सम ऑफ द इश्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी, एनपीएस, अटल पेंशन देख लिया, इंश्योरेंस की थियरी, टाइप, प्रिंसिपल, वो सारी बातें। अब आगे बढ़ेंगे इंश्योरेंस, उसका इतिहास, फिर ब्रिटिशरों के जमाने में क्या था, आगे नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, वो सारी चर्चा करते हैं।